हेलो एवरीवन, आई एम शिवांशु वासने। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एटम की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया था हमने, और उसके बाद हमने मोल के बारे में बात किया था। लास्ट लेक्चर में हम मोल की डेफिनेशंस हम देख चुके थे। ठीक है, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक डायग्राम भी दिखाया था। डायग्राम, अब देखो सारी चीजें मोल कंसेप्ट में कार्बन 12 आइसोटोप का हम रेफरेंस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट होता है, ज्यादा चीजें हम ज्यादा एनालिसिस कर पाते हैं, इसीलिए कार्बन 12 का हम आइसोटोप लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम उसी का ही रेफरेंस लेंगे। मान लो कि मेरे पास ये एक पहाड़ सा है, इसके अंदर जितना भी बहुत सारे एंटिटीज होगी। क्लियर है? अब बहुत सारी एंटिटीज हैं, और बहुत सारी एंटिटीज को हमने क्या बोला था? मोल बोला था। क्लियर है? अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, बहुत सारी एंटिटी को हमने एक मोल बोला। क्लियर है? अब एक ये वाला जो एक एटम होगा, अगर ये मान लो कि मैंने एक कार्बन का ही लिखा हुआ है, कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। क्लियर है? ये उसी की ही मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें बहुत सारे एटम्स आएंगे, बहुत सारे होंगे। बहुत सारे को मिलाकर हमने एक मोल बोला था। तो एक ये वाला जो एक एटम होगा या एक एंटिटी होगी, इसका मास कितना होगा? अब इसका जो मास था, लास्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका जो मास आता है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू आता है, जो कि क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है यार, एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर है? तो इसका जो मास आता है वो आता है 1.99 × 10⁻³ ग्राम। एक एटम का जो मास होता है वो इतना होता है, मतलब बहुत हल्का है। आप नॉर्मल वेइंग मशीन पर मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब मुझे यहां से ये पता चला कि भाई जो 1.99 × 10⁻³ क्या है? मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास है ये। क्लियर है? तो मैं यहां बोल सकता हूं कि अगर 1.99 × 10⁻23 ग्राम में इतना मास कार्बन है एक एटम का, तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो सिंपल हमने यूनिटरी मेथड लगाया कि 1 ग्राम में अगर पूछोगे तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड में कर देंगे। 1/99 × 10⁻³ इंटू ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है? अब उससे पहले अगर हम बात करें, ये जो मेथड होता है ना, इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। यूनिटरी मेथड हो गया। अब होता क्या है, मान लो कि 5 रुपए की 20 टॉफी आती है। 5 रुपए की कितनी आती है? 20 टॉफी आती है। मैंने बोला जाओ यार 20 रुपए की टॉफी ले आओ। कितनी टॉफी आएंगी? तो अब आपको पता है कि अगर 5 रुपए में 20 टॉफी आएगी, तो पहले मैं 1 रुपए की निकाल सकता हूँ कि भाई 1 रुपए में कितना आ जाएगा? 20/5 टॉफी। ठीक है, अब मैंने कितना बोला था आपको? 20 रुपीज में। बताओ तो 20 में कितना आ जाएगा? 20/5 तो पहले ही था। अब मैं क्या करूंगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास? टॉफी आ जाएगा। मतलब 5 4 से चला जाएगा, तो 20 रुपए की कितनी टॉफी आ जाएगी? 80 टॉफी आ जाएगी। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज मोल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है? हाँ। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई 1 ग्राम में हमें पता चल गया कि मास ऑफ कार्बन एटम का जो वेट है वो 1/1.99 × 10⁻³ है। क्लियर है? सिंस हम बात कर चुके हैं कि कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है आप सभी को याद होगा कितना होता है? 12 ग्राम होता है। क्लियर है? अब 1 ग्राम में इतना है, तो हम यहां पर कार्बन का रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो कार्बन के लिए अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 12 ग्राम में कितना होगा? आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 ग्राम में कितना आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई 1.99 × 10⁻³ मास ऑफ कार्बन एटम। ये चीज हम देख चुके, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो अब ये वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो ये यहां पर कितना आ जाएगा? 12 ग्राम
अप्रोक्स 2 के बराबर है, तो लगभग 6 से कट जाएगा और 10 टू दी पावर ऊपर चला जाएगा, 23। ये क्या आ गया था, वेट आ गया था। अब कुछ चीज आपने रियलाइजेशन किया होगा कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये क्या था, एवोगाड्रो ने दिया था। अब ये क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, मतलब Na। इसको हमने क्या बोला, Na के इक्वल बोला। अब एक चीज हमें ये समझ में आया कि बहुत सारी, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, हमारे पास क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक पहाड़ बनाया, बहुत सारे चीजें थी उसमें, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, हमने मोल बोला, क्लियर है। अब उसमें एक जो छोटा सा एटम था, कार्बन का हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो कार्बन का ही एटम हमने कंसीडर कर लिया, जिसका वेट कितना आया, 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23। अब चलो ठीक है, मुझे पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 है, अपने को 12 में फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या लगाया, यूनिटरी मेथड, ये वाला, कि हमने पहले एक में निकाला फिर 12 में निकाला। तो 12 में हमने ये देखा कि वो किसके इक्वल आ गया, Na के इक्वल आ गया। तो यहां से मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा, ये चीज दिमाग में रखना है। एक पेन ये वाला कलर ले लेते हैं यहां से, कि किसी भी एटम का जो मास होगा, मतलब एटॉमिक मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास, वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, मोल के इक्वल होगा, या मोल के इक्वल होगा, या उसके Na के इक्वल होगा। ये चीज आप समझ में आया, ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। क्योंकि हमें पता है कि कार्बन में जो 12 ग्राम है वो उसका एटॉमिक वेट है, और उसमें कितने एटम से कितनी एंटिटीज थी, Na के इक्वल था, क्लियर है। और ये पॉइंट्स जो मैंने लिखाया है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, मोल के इक्वल होगा, और वही किसके इक्वल होगा, Na के इक्वल होगा। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैं सोडियम का ही लेके चलता हूं। सोडियम है, ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23। आपने याद किया होगा, 23 ग्राम। अब ये जो 23 ग्राम है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने अभी एक लाइन बोला था, किसी भी एटम का एटॉमिक मास वो किसके इक्वल, किसके होता है वो, इक्वल टू मोल, ठीक है। और वही इक्वल किसके हो जाएगा, Na के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर सोडियम का एटम होगा तो 23 ग्राम इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। और यही 1 मोल किसके हो जाएगा, Na के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है, इससे मोल कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैंने ये तो बोल दिया 23 में 1 मोल होगा। अब मान लो कि अगर मैंने इसी का ही वेट दे दिया कि भाई 46 ग्राम ऑफ सोडियम है मेरे पास, अब बताओ कि इसमें मोल क्या होगा, इसमें मोल क्या होगा। अब आपको ये पता है कि भाई देखो, अभी सर ने बताया है कि 23 में कितना होता है, एक होता है, और ये क्या है, उससे दुगना है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास इसके मैं मोल निकालू, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं अभी इसका तिगुना कर दूं तो आप निकाल दोगे। अब मेन चीज ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये कोई रैंडम वेट है, और उस रैंडम वेट में आप बताओ कि उसका मोल कितना होगा। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास रैंडम वेट आ जाए, मान लो 56 दे दूं मैं यहाँ पर, और 56 में आप बताओ कि यार कितने मोल हो गए। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं है कि आप सिंपल सिंपल यही, यार 23 में इतना होगा तो इतने में कितना होगा, ये करने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट जाता है, क्लियर है। तो अब यहां से आपको जो दिमाग में रखना है, वो रखना है फॉर्मूला, ठीक है। ये तो था बेसिक चीजें, ठीक है। अब मोल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की हम बात करते हैं यहां पर। पहला चीज, अगर आपको मोल फाइंड आउट करना है, तो मोल का क्या होगा फॉर्मूला, कि आपको जितना भी वेट दे वो ऊपर लिखो, मतलब गिवन वेट या गिवन मास अपॉन जिस भी एटम का दे, उसका आपको मोलर मास या एटॉमिक मास पता होगा। तो यहां पर एटॉमिक मास या मोलर से क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे, मोलर मास या एटॉमिक मास से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे।
ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो कि मुझे फाइंड आउट करना है, सोडियम का ही ले लो, कि सोडियम का उसने जो वेट दे दिया 56 ले लिया, कि 56 ग्राम ऑफ सोडियम, बताओ इसमें मोल कितना होगा। ठीक है, मोल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे मोल का। और मोल का जो फॉर्मूला क्या होगा, कि जितना वेट गिवन है 56 वो लिखो अपॉन, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता होगा कितना है, 23। ठीक है, तो यहां से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा, जो कि क्या होगा, मोल होगा। ठीक है, तो हमेशा मोल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है। अब मेन चीज है कि अब बात आती है कि इसमें एटम्स या एंटिटीज कितना होगा, वो चीज हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो मोल निकालना आपने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि अगर कभी कभी हमें मॉलिक्यूल्स दे दे या एंटिटीज दे दे, तो वहां से हम मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब आपको ये पता था कि हमने मोल निकालना सीख लिया। अब मोल्स में वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि चलो यार बताओ उसमें एटम कितना होगा, उसमें मॉलिक्यूल कितना होगा, बहुत सारी चीजें पूछेगा वो। तो जब कभी भी मोल से एंटिटी के बारे में पूछे, मोल से एंटिटी, एंटिटी से क्या मतलब है, एंटिटी का मतलब है कि मान लो वो पूछ ले कि बताओ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, फिर पूछ ले कि बताओ एटम्स कितने होंगे। फिर वो पूछ ले कि बताओ यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी एंटिटी की कैटेगरी में आएगी। इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। मोल आपने निकालना सीख लिया है। मोल के बाद एक और स्टेप बढ़ा के पूछता है कि बताओ उसमें एटम कितना होगा, मॉलिक्यूल कितना होगा, ये सारी चीजें वो पूछ सकता है आपसे। तो इसके लिए क्या करना है, ठीक है। अब इसी का ही एक रिवर्स पूछ सकता है वो, कि मान लो कि आपको ये दे दे, मान लो कि आपको मॉलिक्यूल्स या एटम दे दे, वहां से आपसे क्या पूछ ले, मोल बता दो, मोल पूछ ले। तो अब सॉल्व कैसे करना है, वही सेम क्वेश्चन लेंगे हम अपन। क्लियर है। देखो, मान लो कि मैंने वही क्वेश्चन लिया, और उस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो क्या था, 56 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, सोडियम था। इसमें अब आपसे पूछे कि बताओ उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, मतलब 56 ग्राम आपको दे दिया है, इसमें मॉलिक्यूल आपसे पूछा जाए, ठीक है, कितना होगा। एटम्स भी पूछ ले कि बताओ यार एटम कितना होगा। ठीक है, पूछ ले कि बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये सारी चीजें वो पूछ सकता है। क्लियर है। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि जब कभी भी मोल से, जब कभी भी आप मोल से एंटिटी निकाल रहे हो, एंटिटी में ये सारी चीजों में कुछ भी होगा, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, Na से। और Na क्या था, एवोगाड्रो। समझ में आया। मोल निकालने के बाद अगर आपसे एंटिटी पूछा है तो आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर एंटिटीज दे रखा है और एंटिटीज से अगर मोल पूछ रखा है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। 56 ग्राम ऑफ Na था, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ था। तो मैंने क्या बताया, स्टेप वन आपको जो फाइंड आउट करना है, पहली जो सीढ़ी है वो करना है, फाइंड आउट मोल। क्लियर है। मोल्स आपको कैलकुलेट करना है, और मोल्स के लिए क्या करना है, अब वो गणित नहीं लगाना है कि सोडियम का 23 होता है, 23 में 1 मोल होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या था, कि भाई मोल निकालना है, तो मोल का जो फॉर्मूला है वो क्या था, गिवन वेट, मतलब यहाँ पर 56 गिवन था, जितना मास दिया था, अपॉन उसका एटॉमिक मास। सोडियम यहाँ पर एक एटम है तो उसका हम एटॉमिक मास रखेंगे, और कितना होता है वो, 23 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, जितना भी आए आप देख लेना। ये क्या आ गया, उसमें मोल आ गए। ठीक है। अब मैंने आपको अभी जस्ट ये बताया था कि अगर आपने मोल निकाल लिया है, आपने मोल निकाल दिया है, उसने इसकी बात करी है, मतलब इनकी बात करी है, मतलब एंटिटी पर बात आ गई है, और एंटिटी की बात आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और Na क्या था हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर था, और जिसकी वैल्यू कितनी थी, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 था।
क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर मोल निकाल दिया है। अब मैं आगे क्या करूंगा, अगर मुझे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल कितना होगा, तो जितना मोल था, मोल कितना था 56 × 23, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दूंगा, Na का। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंबल लिख रहा हूँ, चाहो तो आप वैल्यू भी लिख सकते हो कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब ये क्या आ गया, हम एंटिटी पर आ गए। अब एंटिटी पर तो अब आ गए, अब दिक्कत क्या आई कि भाई मुझे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकालूं। यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछा हुआ है, तो अपने को पता है कि मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, एक एटम है, सिंगल है। और अपने को पता है कि अगर मॉलिक्यूल मुझे बोलना है किसी को, तो वो क्या होना चाहिए, दो और दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा चीजों को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। सिंस यहाँ पर एक एटम था, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल तो होगा ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हमारे पास सोडियम जो 56 ग्राम ऑफ Na है, उसमें मॉलिक्यूल क्या होगा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है यार सिंगल है, सिंगल है तो मतलब एटम है, मॉलिक्यूल कहां से आ जाएगा। मॉलिक्यूल होने के लिए दो या दो से ज्यादा होना ही पड़ेगा उसको। यहां पर अगर N2 होता, ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि यार उसमें मॉलिक्यूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ कि ना। इसको हम वन मॉलिक्यूल बोलते हैं अपन, ये चीज आपको पता होगा। क्लियर है, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, जीरो हो गए यहाँ पर। अब अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने कंसेप्ट की, कि चलो ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, ये हमें समझ में आया कि इसमें मॉलिक्यूल नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एटम्स। एटम्स तो अपन निकाल सकते हैं, तो एटम्स सर कितने होंगे, तो एटम के लिए, ठीक है, नाउ वी आर फाइंडिंग एटम्स। तो एटम्स के लिए हमें फिर वही है, मतलब एंटिटी के बारे में पूछा हुआ है, मोल हमने निकाला हुआ है, मोल हमारा कितना था, 56/23। एटम पूछा मतलब एंटिटी के बारे में पूछा है, और एंटिटी के लिए आपको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि ना। अब एटम काउंट करना पड़ेगा आपको। अब एटम देखो यार, सोडियम है मतलब सिंगल है, एटम मतलब वन होगा यहाँ पर। क्लियर है, अब यही अगर वो बोलता कि मान लो कि जो N2 था, N2 हमें पता है कि वन मॉलिक्यूल है। क्लियर है, अब वो यही पूछता कि बताओ इसमें एटम्स कितना होगा, तो नाइट्रोजन मतलब दो है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, दो एटम्स होंगे। तो जब आप कभी भी एटम्स के बारे में आपसे पूछा जाए, तो एटम काउंट कर लो आप। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एटम्स निकालना सीख लिया। अब वो यही पूछता कि बताओ यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन पूछा है मतलब एंटिटी के बारे में पूछा है, और एंटिटी के लिए मुझे मोल पता है, मोल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और मोल हमने निकाल के बैठे हुए हैं, इतना होता है। अब इतने में मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटिटी पूछा है तो मुझे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ गलती नहीं करनी, ना ही एटम के बारे में, ना ही मॉलिक्यूल के बारे में पूछा हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो 11 ही क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, 11। तो ये जब पूरा आप सॉल्व कर लोगे, तो आपको क्या पता चल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो हमेशा आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई उसने इन तीनों में से, या कुछ भी चीजें हो सकती हैं, अगर एंटिटी के बारे में पूछा होगा, तो पहला स्टेप आपको मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर एंटिटी पर जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर है। अब यही इसका उल्टा दे देता है यार, कि बताओ, सिंपल आपको ये दे दे कि मान लो कि अब एंटिटीज ही दे दे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि उसने आपको 6 × 20 24 आपको क्या दे दिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। ठीक है, अब इसने पूछा है कि बताओ मोल कितना होगा, अब आप क्या करोगे, तो उल्टा ही करोगे आप। अब आपको पता है कि हमें क्या दिया हुआ है, एंटिटी दिया हुआ है, और एंटिटी से अगर मुझे मोल निकालना पड़ेगा, तो मुझे Na से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो जब Na से डिवाइड करोगे, तो आप क्या करोगे, मोल, यहां से एक ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हो आप, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na। चाहो तो आप ये भी फॉर्मूला बना सकते हो, पर 10 फॉर्मूले 50 फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है उसमें।
आपको दिक्कत भी होगा याद करने में। तो आप बस सीधा याद करो कि अगर एंटिटी में दिया हुआ है, मोल निकालना है, तो एन से हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो आपको आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। मोल हम कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी एक मोल के बारे में थी। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको हम एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको हम डिनोट भी करते हैं एएमयू, और सिंगल यू से भी हम डिनोट करते हैं। अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब आपने को पता है कि यार कार्बन को हम रेफरेंस मानते हैं, वो भी कौन सा, कार्बन 12 आइसोटोप की बात करते हैं अपन। तो मान लो कि मेरे पास अगर एक कार्बन है, तो जिसका वेट जो होगा वो कितना होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। हाँ कि ना? क्लियर है ये चीज आपको? तो मान लो कि मैंने एक आपको एक सर्कल बनाया। मैंने क्या लिया, एक सर्कल लिया। ठीक है। अब इस सर्कल के मैंने क्या कर दिया, 12 पार्ट कर दिए। कितने कर दिए, 12 पार्ट्स कर दिए मैंने इसके। हम्म, ठीक है। मैं यहाँ पर काउंट कर लेना, एज्यूम कर लो ये 12 पार्ट है। क्लियर है? तो मेन बात करते हैं, अगर इसने 12 पार्ट की हम डिजाइन कर लिया है, तो अब मैं बात करूंगा, एक कलर चूज कर लेते हैं अपन, ये वाला। तो हम बात कर रहे हैं एक ये वाला। मान लो कि इसमें से ये वाले मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ। कौन से, ये वाले पार्ट की। मेरे पास 12 पार्ट हैं। ठीक है। अब इस एक पार्ट को मैं बोलूंगा क्या, इस एक पार्ट को मैं ये बोल सकता हूं कि 1/12 ये पार्ट होगा। हाँ कि ना? इस पार्ट में जितना भी एटम होगा उनका जो मास होगा, मैंने क्या बोला कि एक ये जो यूनिट है और 1/12 यूनिट है। अब इसमें क्या बोल सकता हूं कि मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का, या कार्बन 12 एटम्स बोल सकते हैं। इसमें जितना जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक सिंपल, एक क्वांटिटी है। क्या है, एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है। मैं यहाँ पर एटम लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा क्या होता है, एएमयू होता है, जिसे हम शॉर्ट में एएमयू, शॉर्ट में तो बता ही दिया एएमयू होता है, और यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 1/12 पार्ट इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये हमारा क्या होता है, एएमयू होता है। क्लियर? अब आपको ये चीज पता है कि भाई अपने को अभी जस्ट हमने देखा था कि हमारे पास 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, जो कि इक्वल किसके था, मास ऑफ, किसके इक्वल था, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हाँ कि ना? क्लियर है? तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसको वाई अगर रिवर्स करके लिखूं, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम किसके इक्वल था, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। मैंने क्यों बोला ऐसा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे 1/12 पार्ट में क्या चाहिए, इनका मास चाहिए। इसका क्या चाहिए, मुझे 1/12 पार्ट में मास चाहिए। तो इसीलिए जब कभी भी हमें जो भी चीज फाइंड आउट करनी होती है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, इधर की साइड में लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं अपन। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इतने एटम में इतना मास है। क्लियर है? तो अब मुझे कितने में चाहिए, 1/12 में चाहिए, 1/12 पार्ट में चाहिए। तो 1/12 में कितना आ जाएगा, 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 12, ये आ जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज है, अगर काटोगे ऑलमोस्ट दो है। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और 23 जो माइनस में ऊपर है वो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/Na के। हाँ कि ना?
ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/Na के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप वैल्यू को निकालोगे तो ये वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कहने का क्या मतलब है, समझाता हूं मैं आपको। इतना करने की जरूरत ही क्या पड़ी। देखो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, एटॉमिक मास यूनिट, एक हम यूनिट का मास निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो 1/12 पार्ट आएगा क्योंकि उसमें 12 हिस्से होंगे। क्लियर है। तो हमने ये देखा कि ये जो इतनी जो क्वांटिटी थी, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, ये हमारा क्या था, एएमयू था। हाँ कि ना। तो यहां पर भी जो पूरा हिस्सा आएगा वो 1 एएमयू होगा। हाँ कि ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो 1 एएमयू होगा वो किसके इक्वल हो गया, मैं उसको 1/Na ग्राम्स के इक्वल बोलेंगे। यहां से बस मैं ये ड्राइव करवाना चाह रहा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई, अगर इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो कि मेरे पास जो लास्ट स्लाइड में था, मैंने आपको क्या बोला कि 56 ग्राम था यहां पर। अब मैं ग्राम की जगह एएमयू दे दूं और फिर वहां से पूछ लूं बताओ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, एंटिटी के बारे में पूछ लूं, तो आप क्या करोगे आप। सिमिलरली अब 1 एएमयू दिया होगा तो आपको पता है कि वेट में अगर कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा एनए से, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इस वाली यूनिट से, इससे। तो आप चाहो डायरेक्ट याद रखो, वरना आप सीधा लगो। ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। अब देखो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस यहां से बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मेंस में क्वेश्चंस आता है यहां से। तो मान लो कि अगर हम क्वेश्चंस करते हैं, मान लो कि मेरे पास क्वेश्चंस करेंगे हम। तो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हमने बोला कि भाई 64 ग्राम ऑफ CH4 गिवन है अपने को। यहां से पूछा हुआ है उसने मोल निकालो। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूल बताओ आप। ठीक है। तीसरा आप बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे वो पूछ सकता है। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करोगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या बात करूंगा, सिंपल ही हम अपन बात करेंगे। पहली चीज कि मुझे क्या चाहिए, मोल चाहिए। मोल निकालने का 64 ग्राम दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा फॉर्मूला लाऊंगा। मोल का फॉर्मूला क्या था कि भाई जितना वेट दिया हो वो ऊपर लिख लो, और जो भी दिया हो उसका क्या कर लो, एटॉमिक मास या मोलर मास आप लिख लो। अच्छा अब देखो जैसे CH4 है, CH4 है, अब इसका मोलर मास निकलेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। जो मोलर मास मतलब एक मोल का मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास मतलब उसका मास हो गया। तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा तो हमें पता है कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन का एक मतलब 4। टोटल कितना आ गया, 16 ग्राम। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, मोल आ गया। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अपने को क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए। मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स किस में आता है, एक एंटिटी में आता है, और एंटिटी में निकालने के लिए जितना मोल दिया हो उससे मल्टीप्लाई किसका करोगे, एनए का। मतलब इतना मोल था, मल्टीप्लाई कर दिया एनए का। क्लियर है। अब अपने को पता है पूरा कम दिया होता है वो पूरा एक ही मॉलिक्यूल होगा इंटू 1। तो ये क्या आ गए मेरे, मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है ये बात। अब हम बात करेंगे एटम की। ठीक है। अब एटम कैसे निकालेंगे, तो एटम्स के लिए फिर वही एंटिटी पूछा हुआ है, तो मोल, ठीक है, इंटू Na से मल्टीप्लाई एटम्स। अब आप काउंट करोगे। अब जो CH4 है, CH4 में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने एटम्स हैं, कार्बन का एक है और हाइड्रोजन का 4 है। तो मतलब 1 + 4 = 4 एटम्स। 4 क्या हो जाएंगे, एटम्स। तो आप क्या करोगे, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपके क्या हो गए, एटम्स निकल गए। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई। तो अब आपको पता है कि यार इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वही एंटिटी पूछा हुआ है। तो मोल कितना है, 64, Na से मल्टीप्लाई। अब टोटल आप क्या कर लोगे, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे। कार्बन में हमें पता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन कार्बन के
और 4 किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के। तो कितने हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 16 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स, मोल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है। अब बात करेंगे कि इसी में दूसरे टाइप का अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, कोई दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एएमयू की टर्म में अगर वो दे दे, तब कैसे हम सॉल्व करेंगे, तब अपन कैसे निकालेंगे, यही क्वेश्चन है। इस बार उसने जो दिया वो दिया 64 एएमयू ऑफ CH4। ठीक है, अब उसने ये दिया हुआ है, फिर आपसे वही पूछ लेगा, बताओ यार मोल बताओ, मॉलिक्यूल बताओ, एटम बताओ। ठीक है, तो कंसेप्ट हमेशा, पहली चीज जितना भी आपको गिवन होगा, आप निकालोगे मोल। तो मोल कैसे निकालोगे, अच्छा मोल निकालने के लिए मोल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, गिवन वेट था। और गिवन वेट किस में होता है, ग्राम में होता है। तो वो सबसे पहले अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एएमयू को ग्राम में। इसके लिए आपको रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। और वो रिलेशन क्या था, ये वाला था। समझ में आ रहा है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो Na से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसका रिलेशन के लिए अपने को पता था कि 1 AMU इक्वल होता है 1/Na ग्राम के। क्लियर है, ये हमने सीखा था और ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है। अब देखो, अब 64 AMU, तो अपन 64 को क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें क्या पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया। क्लियर है ये चीज। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मोल। अब मोल निकालने के लिए सिमिलर वही पैटर्न, कि मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कि भाई जितना वेट है 64/Na अपॉन मोलर मास, इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है, अब जब 16 हो जाएगा तो यहां से 1 हो जाएगा, तो हमें पता है कि नीचे वाला इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। तो मेरे पास जो मोल आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 64/16 इंटू Na। ठीक है, अब ये क्या आ गया मेरे पास, मोल आ गया। क्लियर है यहां तक। अब मोल से मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। अब मॉलिक्यूल कैसे निकालूंगा मैं, तो मॉलिक्यूल के लिए मैंने सिंपल ही आपको बताया हुआ है कि जितने मोल दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ में, और मॉलिक्यूल कितना है, एक है। ठीक है, अब Na से Na कैंसिल, हाँ कि ना, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल आ जाएंगे वो 64/16 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे एटम निकालना होगा, तो मोल इंटू जितने CH4 की हम बात करें, तो CH4 में हमारे पास 5 एटम है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। मैं आपको कल के सेशन में पूरे PYQ कराऊंगा, कैसे कैसे मोल के थ्रू इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब मेन चीज था, अभी तक हमने ये देखा कि भाई मोल जो था, मोल के हमने फॉर्मूला देखा, कि मोल का जो फॉर्मूला था वो एक ये था, कि गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट। ठीक है, चलो यहां तक समझ में है। अब बात ये है, अब वो अगर पूछ ले, अब अगर आपसे वो पूछ ले कि यार मेरे पास जो है लीटर में देते, मान लो कि इस बार उसने क्या बोला कि 5.6 लीटर ऑफ CH4 दिया हुआ है। अब यहां से आपसे मोल पूछ ले कि बताओ यार अब मोल क्या हो, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, एक चीज मैं बता रहा हूं, एक लाइन आपको दिमाग में रखनी है। वो लाइन ये है, हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है, कि जब हमारे पास ये जो होता है, हम्म, हम्म, कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। ये आपको दिमाग में ही रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि 1 मोल मतलब गैस होती है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर, किस पर, एस टी पी पर।
ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको वॉल्यूम की टर्म में मोल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम, मतलब आपको जितना वॉल्यूम गिवन होगा डिवाइड किससे कर दोगे, 22.4 लीटर। लीटर दिमाग में रखना है। अगर ml होगा 10 टू दी पावर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये चीज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। कभी कभी वो ml में भी देता है तो आप चाहो तो ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ml में अगर कन्वर्ट करोगे तो वही क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 400, ये किस में आ जाएगा, ml। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि देखो मोल अगर वेट दिया होगा तो वेट वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम वाला लगाना। ठीक है, एक और फॉर्मूला था, चाहो तो फॉर्मूला क्या, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा हो और वहां से अगर मोल कैलकुलेट करना है तो आप एन से सीधा डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आई होप ये क्या था, पूरा मोल का था, मोल की जो बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, आती भी है। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक तो वो है नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर मैं तब भी बता देता हूं क्योंकि अभी यूट्यूब पर मेरा पूरा सीरीज आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो पूरा कंटेंट यहां से पढ़ सकते हो, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत कोई भी चीज छूटेगा नहीं। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, आरएम जिसको हम शॉर्ट से भी बोलते हैं। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, अब आप लोग देखो इतना तो समझते हुए नाम से ही आप समझ रहे हो, रिलेटिव मतलब वो किसी से रिलेट करना है। और हमें पता है कि हम जो मूल कंसेप्ट है उसमें हम रेफरेंस किसको मान के चल रहे हैं, कार्बन को मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसके रेफरेंस में जितना मास निकल कर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, उतना ही रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है यार कि देखो जब भी रेफरेंस में आप निकालोगे ना तो 1 AMU से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, पहला पॉइंट तो ये निकल कर आता है, ये कैसा होगा, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। हाँ कि ना, ये कैसी होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। कैसे यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, तो देखो इसका सीधा सा सिंपल आप ऐसे देखो, आरएम क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक एटम का मास रखो, मतलब मास ऑफ एनी एटम, मास ऑफ एनी एटम ऑफ दैट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा उसके एक एटम का मास रख दो आप, और डिवाइड, उसको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, डिवाइड कर देना। अच्छा ये चीज आपको पता है कि यार, कि भाई हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू थी ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये अभी आपने देखा था कि ये क्या होता है, 1 AMU के इक्वल होता है। हाँ कि ना, 1 AMU गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में अपने को डिवाइड करना है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि भाई सोडियम का ही अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम की अगर मैं पूछूं कि बताओ यार इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो, तो आपको ये तो दिमाग में आना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, यूनिट लेस होगा, मतलब कोई ना कोई यूनिट होगी नहीं, कोई भी यूनिट नहीं गिवन होगा आपको। समझ में आ रही है चीज? तो अब बात क्या है, तो बात ये है, सिंपल सी बात है, सीधा चाहो तो आप इसमें रखो, वरना आप सीधा ये कर सकते हो कि सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 23 में एक 23 AMU बोल सकता हूं, अपॉन किससे डिवाइड कर दो, AMU से। तो जब AMU से AMU खचाट, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 23 आ गई। अब ये कैसे हुआ, अब देखो यार मेन चीज आप चाहो, आप देखो एक जो स्टूडेंट है, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कैसे यूनिट लेस होती है कि कोई भी सब्सटेंस दिया हो उसके एक एटम का मास रख दो, और जब एटम के मास की बात करोगे तो आपको AMU में डिफाइन करना पड़ेगा।
और डिवाइड किससे करोगे आप? 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज कॉल्ड एएमयू। तो एएमयू से एएमयू कैंसिल, तो हमारे पास यूनिट लेस आ गया। अच्छा, ऐसा बोला क्यों? अब देखो, एक चीज आपको दिमाग में नोटिस किया होगा। अब दूसरे दूसरे स्टूडेंट जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हुआ तो हुआ कैसे, मेन चीज है, हुआ तो हुआ कैसे। अब आपको एक चीज पता था कि अगर मैं बात करूं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताया था। अब मेरे पास कोई भी एक एटम होता है, सोडियम का एक एटम है, ठीक है। अब सोडियम का जो एटम है, इसका जो मास, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो डिसाइड करने वाला क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाँ कि ना? एक एटम का जो मास डिफाइन करता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन डिसाइड करता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स ही होता है ये। हाँ कि ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई सा भी एक एटम ले लो, उसके जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे डिवाइड कर दो किससे? इसके। मैं अगर सोडियम का ही लेके चल रहा हूं, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो प्रोटॉन मेरे पास 11 और न्यूट्रॉन निकालोगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाई, अब मैंने अगर यहां पर बात करी है 1/12, हाँ कि ना? अब मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इससे क्या मतलब है? अब एक बात बताओ, कार्बन का जो एटम होगा उसका जो मास डिसाइड करने वाला होगा वो उसके न्यूक्लियॉन्स होंगे, और टोटल जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 12 ही होंगे ना। और जब 12 होंगे, इधर भी ए एम यू और इधर भी ए एम यू, तो आप ये देखो ना, ये से ये खचाक, खचाक से खचाक, सब खचाक, कितना आ गया? एक यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई। ये चीज आपको समझ में आया? तो चाहो तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसकी इक्वल होगा? टोटल न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखना। ठीक है। और एएमयू किसकी इक्वल है ग्राम में? चाहो तो 1/n से कर लो आप। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी है। चाहो तो रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल किसके होता है? टोटल न्यूक्लियॉन्स के होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आ, जरूरी है जानने के लिए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें एक और टॉपिक की, अगर हम बात करें, तो एक और जो टॉपिक आता है वो टॉपिक, चलो अब हम कल बात करेंगे डेंसिटी से, डेंसिटी के बारे में हम बात करेंगे। और जब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल हम नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज देखेंगे, मेंस के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक के लिए आप भी रिवीजन करके आओ। ठीक है।